बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। कमरा बिल्कुल खाली था और इस खाली कमरे में निम्रा का रुआं रुआं खौफ से कांप रहा था। वो कुछ देर के लिए वहाँ से हटी, खिड़की में खड़े होकर अपना ध्यान बटाना चाहती थी। आज उसे तीसरा दिन था यहाँ आए हुए, लेकिन इन 3 दिनों में उसने एक बार भी खुद को अकेला महसूस नहीं किया था। यूं तो इंसान को तन्हाई से डर लगता है, लेकिन निम्रा को उस वक्त यही एहसास सता रहा था कि वो इस कमरे में अकेली नहीं है, कोई उसके साथ साथ मौजूद होता है। वो जहाँ भी जाती उसे लगता कि उसके साथ एक दूसरा वजूद या तो उसके साथ खड़ा है या उसे देख रहा है। और आज भी कुछ ऐसा ही उसे महसूस हुआ था। जब वो अपने बालों में कंघी कर रही थी, शीशे के सामने खड़े होकर उसे महसूस हुआ कि किसी की अंगारा आंखें उसे देख रही हैं। वो चौंक कर पीछे हटी। वो आंखें जो उसे पहले दीवार पर नजर आई थीं, उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। दीवार तो पहले की तरह साफ सुथरी थी। वो हैरान होने लगी कि वाज़ह नजर आने वाली वो 2 आंखें कहाँ चली गईं। उसने एक नज़र फिर से पूरे कमरे में दौड़ाई। कमरा खाली था। उसने अपने सर को झटका और फिर खिड़की में आकर बाहर का मंजर देखने लगी। उसे यहाँ आए हुए 3 दिन हो गए थे। उसका शौहर असफन उसे यहाँ इसलिए लेकर आया था क्योंकि इस शहर में तन्हा रहते रहते अब उसका नौकरी से भी दिल उचाट होने लगा था और अपने घर वालों की लाख हजार मुखालिफत के बावजूद भी वो अपनी बीवी को अब अपने साथ रखना चाहता था। वैसे भी उन दोनों की तो नई नई शादी हुई थी। वो अपनी बीवी से दूरी गवारा नहीं कर सकता था, वो भी उन घर वालों के लिए जिनकी हर दूसरी बात पैसे से शुरू होती और पैसे पर ही खत्म होती। अपने घर वालों से दूर वो पैसे कमाने ही इस शहर में आया था, लेकिन उसके घर वालों को उसका इतना ख्याल नहीं था कि वो अपनी बीवी के साथ वहाँ कैसे रहेगा। उन लोगों को अगर किसी चीज़ का ख्याल था तो सिर्फ और सिर्फ अपने एहसासात और अपने मफाद का था। तभी उसने अपने घर वालों की एक न सुनी और निम्रा को लेकर अपने साथ शहर ले आया। लेकिन यहाँ आकर निम्रा का दिल बुरी तरह घबरा रहा था। उसे इस घर में आकर न जाने क्यों लगता था कि वो यहाँ पहले भी कभी आ चुकी है। वो इस घर के दरो दीवार को यूं खौफसदा निगाहों से देखती कि असफन का भी दिल घबरा जाता। वो तो उसे खुश देखना चाहता था। गांव की सीधी सादी लड़की थी, उसने कभी उससे कोई फरमाइश नहीं की थी। उसे खुश देखना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। लेकिन वो नोट कर रहा था कि जब से ये लोग इस घर में आए हैं, निम्रा के चेहरे से हंसी गायब हो गई है। लेकिन वो उसे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। इसीलिए आज भी जब वो घर दाखिल हुआ, उसने निम्रा को खिड़की में खड़े देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। यकीनन वो आज उसके लिए कुछ सोच कर आया था। आगे बढ़कर निम्रा ने उसका इस्तकबाल किया तो उसने निम्रा की तरफ शरारत भरी नजरों से देखते हुए कहा, रानी बेगम, आज तैयार हो जाओ। आज की शाम तुम्हारे साथ ऐसी गुजारूंगा कि सारी जिंदगी भूल नहीं पाओगी। उसके इस अंदाज को देखकर निम्रा खुशी से सरशार हो गई। उसके चेहरे पर हया की लाली फैल गई। आज शायद वो बाहर डिनर करने वाले थे और वो जब भी बाहर जाते थे, असफन उसके हुस्न के कसीदे पढ़ता। उसकी रोमांटिक बातों के बदले में वो हूँ हाँ ही करती थी। लेकिन वो लम्हे हमेशा नाकाबिले फरामोश होते जब भी वो इस तरह की रंगीन शाम एक दूसरे की नज़र कर देते। लेकिन शायद असफन भूल गया था कि अब उनकी ज़िंदगी में एक बदलाव आ चुका है। अगरचे निम्रा आज भी उससे मोहब्बत करती थी, लेकिन उन दोनों के बीच में एक तीसरा आ गया था। और वो तीसरा कौन था, इसका इन दोनों को भी अंदाज़ा नहीं था। दोनों ही अपने अंदर एक अलग अलग जंग लड़ रहे थे। खैर, शाम को उनका प्रोग्राम बाहर जाने का था। थोड़ी ही देर के बाद निम्रा नहा धोकर फ्रेश होकर बाहर आ गई। उसे देखकर असफन उसकी बलाएं उतारने लगा। अभी वो एक दूसरे को देखकर मोहब्बत भरी बातों में गुम ही थे कि अचानक कमरे की बिजली चली गई। इस कमरे में पहले ही अंधेरा बहुत रहता था, जिसे कम करने के लिए छोटा सा रोशन बल्ब भी बुझ गया था। कमरे में तारीकी छा गई। निम्रा का दिल घबराने लगा। वो खिड़की की तरफ बढ़ने लगी
कि खिड़की के पर्दे उठाकर शायद हल्की रोशनी अंदर आने लगे, लेकिन उसके कदम तो जैसे जमीन पर जम गए थे। उसे यूं लगा जैसे किसी ने उसे अपनी बाहों के हिसार में जकड़ रखा हो। उसे बहुत ही खुरदरा किस्म का हाथ अपने बालों पर महसूस हुआ। वो एक लम्हे के लिए कांप कर रह गई। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ असफन को लगा कि निम्रा चलती हुई उसके पास आई है। वो पुरसुकून था, लेकिन जैसे ही निम्रा उसके पास आई, उसने एक जोरदार थप्पड़ खींचकर असफन के मुंह पर मारा। असफन को अपनी प्यारी और मासूम सी बीवी निम्रा से इस हरकत की उम्मीद हरगिज नहीं थी। वो गुस्से से तिलमिला गया। उसने निम्रा को झंझोड़ना चाहा, मगर अगले ही लम्हे एक जोरदार हवा का झोंका खिड़की को खोलता हुआ कमरे के अंदर दाखिल हो गया। असफन और निम्रा दोनों की आंखों में जैसे मिट्टी के सर्रे पड़ गए। दोनों अपनी अपनी जगह पर साकित होकर रह गए। असफन तो कुछ गुस्से से पागल था। जिस अचानक उफ्ताद ने उसे बौखला दिया था। वो अपने कपड़े झाड़ता उठ खड़ा हुआ। कमरे की रोशनी बहाल हो चुकी थी। निम्रा खौफ से थर-थर बाथरूम के बाहर ही खड़ी थी। उसकी आंखों से खौफ साफ झलक रहा था, लेकिन शायद असफन इस कदर गुस्से में आ चुका था कि उसे निम्रा की आंखों में जलते बुझते इंतजार के दिए और खौफ के साए लहराते महसूस ही न हुए। उसने एक गुस्से भरी निगाह निम्रा की तरफ डाली और कमरे से बाहर निकल गया, जबकि निम्रा आंसू बहाती रह गई। ये आज असफन के साथ उसकी तीसरी रोज की बदमज़गी थी, जिसमें इसका कोई हाथ नहीं था। वो तो अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत करती थी, हमेशा उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन न जाने चंद दिनों से उसके साथ क्या हो रहा था। चाहकर भी वो असफन के करीब नहीं हो पा रही थी। जब भी कोई ऐसा मौका आता, बीच में कोई न कोई ऐसी बात हो जाती कि वो उससे पहले से भी ज्यादा दूर हो जाता। खैर, शायद ये असफन की मोहब्बत थी कि वो हर बार यूं उसके पास आता जैसे वो कुछ जानता ही ना हो। पिछले दिन की रंजिश भूल जाता था, लेकिन आज तो हद हो गई थी। असफन को साफ लग रहा था कि निम्रा ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा है। वो नाराज सा अपने घर से निकला और न जाने कहाँ चला गया। वीरान सड़कों पर चलते हुए वो निम्रा के साथ अपनी शादी का पहला दिन याद कर रहा था। निम्रा कितनी मासूम और खूबसूरत थी। उसे देखकर उसकी जिंदगी में तो जैसे बहारों का गुमान होने लगा था, लेकिन यहाँ आकर वो बदल सी क्यों गई है। असफन अपनी सोचों में गुम जा रहा था। उसे अपनी बीवी से इस बात की उम्मीद नहीं थी, तो क्या आगे भी हालात ऐसे ही रहेंगे? उसने परेशानी से सोचा, गोया मेरे घर वाले ठीक कहते थे। एक और वहम उसके दिल में जगह बनाने लगा। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो खुद को खुद ही जवाब देने लगा, निम्रा मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती है। उसके रवैये में तो कोई तब्दीली नहीं। फिर न जाने ऐसी बातों का क्या मतलब है। वो बुड़बुड़ाता हुआ सड़क के किनारे जा रहा था, यहाँ तक कि उसे एक खोखे वाला नजर आया। ये दूर से ही काफी नुमायां लग रहा था। इस शख्स की सफेद दाढ़ी, सफेद कपड़े और फिर खोखे के ऊपर मौजूद खूबसूरती से सजाया गया चना चाट असफन की इश्तिहा को बढ़ा रहा था। वो कुछ सोचता हुआ आगे बढ़ा कि शायद खा पीकर उसका मूड अच्छा हो जाए। जैसे ही वो खोखे वाले के पास पहुंचा, उसने उसे सर से पांव तक गौर से देखा और बोला, बेटे खैरियत तो है? तुम कुछ परेशान हाल लगते हो। तुम्हें अगर कुछ खाना है तो मुझे बताओ। बूढ़े ने अपनी तरफ से हमदर्दाना अंदाज में कहा था। असफन को उसकी ये हमदर्दी और खुलूस बहुत अच्छा लगा। उसने चाट की प्लेट की तरफ इशारा किया। बूढ़े ने जल्दी से चंद लम्हों की देर में एक प्लेट तैयार करके उसे थमा दी और साथ ही मौजूद एक कुर्सी नुमा बेंच पर बैठने का इशारा किया। असफन वहां बैठकर चाट खाने लगा। ठंडी हवा उसके वजूद को हल्का कर रही थी। अब उसे कुछ कुछ घर की परेशानी कम लग रही थी, लेकिन जैसे ही असफन का दिमाग तरोताज़ा हुआ, उसे फिर से अपनी बीवी की याद आने लगी। वो इतनी बुरी भी नहीं है। न जाने क्यों वो उसके ख्यालों से निकल नहीं पा रहा था। चाट वाले बाबा जी ने उसकी हालत का अंदाजा लगा लिया। तभी वो पास पड़ी कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गए। उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, क्यों मियाँ, तुम कुछ परेशान लगते हो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। बाबा जी ने अपनी नीली चमकदार आंखों में जैसे मोहब्बत का समंदर समोया हुआ था। असफन को लगा कि शायद मुझे इनसे अपनी परेशानी कह देनी चाहिए। वैसे भी कहते हैं कभी कभी अजनबियों पर भरोसा कर लेना चाहिए। असफन ने अपने दिल की सारी भड़ास बाबा जी के सामने निकाल छोड़ी। बाबा जी,
मैं निम्रा से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन न जाने क्यों जब भी उसके पास जाता हूँ वो मुझसे ऐसे दूर भागती है कि मैं उसका कोई दुश्मन हूँ, या फिर कोई ऐसी वैसी बात हो जाती है कि वो मुझे उस लम्हे बहुत ही बुरी लगने लगती है। उसने अपने दिल की सच्चाई बाबा जी के सामने रख दी। बाबा जी उसकी बातों पर जैसे किसी सोच में खो से गए थे। बेटा, अपना बाजू दिखाना मुझे। बाबा जी ने अचानक ही एक ऐसी बात कही जिसकी वो तवक्के नहीं कर रहा था। उसे तो ये कोई संजीदा हजरत लगे थे, लेकिन बाबा जी ने उसका बाजू उसे दिखाने को कहा। उसे हैरत हुई, खैर न चाहते हुए भी अपना बाजू आगे कर दिया। बाबा जी ने उसके बाजू पर से आस्तीन हटाई और कोहनी से ऊपर तक ले गए। असफंद का वजूद गर्म पड़ रहा था। बाबा जी गौर से उसके बाजू को उलट पुलट कर देख रहे थे। असफंद को समझ न आ रही थी कि बाबा जी आखिर क्या ढूंढना चाह रहे हैं। तभी उसने उनकी नजरों के ताक़ुब में अपने बाजू की तरफ देखा तो उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। वहां पर सुर्ख रंग के दायरे बने हुए थे जो जा बजा उसकी जिल्द पर मौजूद थे। उसने खुद क्यों नोट नहीं किया। वो सोचने लगा, ये कहाँ से आए? उसे जैसे 120 वोल्ट का झटका लगा हो। बाबा जी, कुछ तो बताइए, ये क्या है? मुझे तो पता तक नहीं चला। उसकी परेशानी देखकर बाबा जी उसे तसल्ली देने लगे। बेटा, परेशान मत हो, तुम मुझे अपने घर लेकर चलो, बाकी के मामलात मैं देख लूंगा। बाबा जी इतना कहकर उठ खड़े हुए, गोया वो अपनी फ्रूट चाट वाली रेढ़ी को ठिकाने लगाकर उसके साथ ही चलने वाले थे। असफंद के पास बाबा जी पर भरोसा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। बाबा जी ने जल्दी जल्दी अपनी रेढ़ी के नीचे बाकी सामान कुछ इस तरह से छुपा दिया कि कोई उसे नुकसान न पहुंचा सके। फिर रेढ़ी का शटर बंद करके उसे ताला लगाया और उसे एक जंजीर से पास ही मौजूद खंबे के साथ बांधकर उसके साथ चल दिए। वो आगे आगे चल रहा था। बाबा जी भी खामोश थे। पूरा रास्ता कोई बात नहीं हुई। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने बेल दी तो निम्रा किसी माही बेआब की तरह तड़पती हुई दरवाजे पर आ गई। जिस तेजी से वो आई थी लगता था कि वो काफी देर से अपने शौहर असफंद का ही इंतजार कर रही थी। बाबा जी ने उसे सलाम किया, उसके सर पर हाथ रखकर उसे दिलासा दिया और फिर सीढ़ियां चढ़ते अंदर तक आ गए। ऊपर आकर वो निम्रा और असफंद के कमरे का बाकायदा जायजा लेने लगे। उनकी नजरों में अजीब सी हैरत थी। शायद वो किसी नतीजे पर पहुंचना चाह रहे थे। तभी इन्होंने निम्रा को आवाज देकर बुलाया और दूसरी तरफ मुंह करके असफंद से कहने लगे, बेटा, बच्ची का आस्तीन उठाकर देखो, क्या इसके बाजू पर भी वो निशान मौजूद हैं? निम्रा, जो पहले ही हैरान परेशान खड़ी थी, अपने शौहर की तरफ देखने लगी। असफंद ने आगे बढ़कर उसके बाजू से आस्तीन उठाई और उसकी आस्तीन ऊपर तक की तो देखा कि उसके बाजू पर भी सुर्ख रंग के गोल दायरे बने हुए थे। ये देखकर निम्रा भी खौफजदा हो गई। ये निशान उसने इससे पहले नहीं देखे थे। ये कैसे हो गया? निम्रा मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाने लगी। बस ठीक है बेटा, मुझे सारी बात समझ में आ गई है। अब तुम दोनों को मेरे साथ बाहर चलना होगा। ये थोड़ी देर का अमल है। तुम लोग अगर इस कमरे से बाहर जाओगे तभी मेरा अमल मुकम्मल हो सकेगा, बाबा जी ने कहा और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गए। निम्रा और असफंद भी नासमझी के आलम में उनके पीछे पीछे चलने लगे। बाबा जी उन्हें कमरे से बाहर निकालकर खुद दोबारा से कमरे में आ गए। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और उनके कुछ पढ़ाई करने की आवाज़ आने लगी। निम्रा और असफंद बाहर खड़े ये सब सुन रहे थे। उन्हें कुछ समझ में न आ रहा था। तकरीबन आधा घंटा ये अमल जारी रहा। निम्रा अपने शौहर असफंद से कहने लगी कि हमें बाबा जी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, इस तरह उन्हें अपने कमरे में नहीं घुसने देना चाहिए था। लेकिन असफंद इसके अलावा किसी चारे के बारे में जानता होता तो यकीनन ऐसा न करता। खैर, आधा घंटा गुजर गया। बाबा जी ने दरवाज़ा खोला तो उनके चेहरे से पसीने के कतरे टपक रहे थे। इनकी आंखें लाल अंगारा हो रही थीं। उनके चेहरे पर जलाल के आसार नमूदार हो रहे थे। उन्होंने इशारे से निम्रा और असफंद को कमरे के अंदर आने का इशारा किया। फिर खुद हाँफते कांपते सामने मौजूद बेड पर बैठ गए। कुछ देर खामोश रहने के बाद बोले, बेटा, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुश्मन हैं। वो नहीं चाहते कि तुम और निम्रा एक साथ खुश रहो। इन लोगों ने पूरी कोशिश की कि मौकिलात के जरिए तुम दोनों को तंग करें। तुम दोनों को एक दूसरे से दूर करने की पूरी कोशिश की गई है। लेकिन बेटा, तुम दोनों ही नमाज रोजे के पाबंद थे
خاص کر یہ بچی بہت ہی نیک ہے۔ انہوں نے پرستائش نگاہوں سے نمرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ تم دونوں خوش رہو۔ بابا جی، وہ کون لوگ ہیں؟ ان دونوں نے پریشانی سے پوچھا تو بابا جی کے چہرے پر افسردگی کے آثار در آئے۔ بیٹا، میں بتانا تو نہیں چاہتا تھا کہ یہ رشتے ہی کچھ ایسے ہیں جن کی نزاکت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ان کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے پہلے 100 بار سوچا جائے، لیکن تمہیں تمہارے دشمنوں کی بھی خبر ہونی چاہیے، چاہے وہ تمہارے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہوں بیٹا۔ بابا جی نے مضبوط لہجے میں کہا، تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ یہ سب کرنے کی کوشش کس نے کی؟ بابا جی نے پراسرار لہجے میں کہا، جی بابا جی، کیوں نہیں، ہمیں آئندہ بھی تو ایسے شخص سے محتاط رہنا ہے۔ اسود نے پرعزم لہجے میں کہا تو بابا جی نے اسے پانی لانے کا کہا۔ اسود پانی لے کر آیا تو بابا جی نے نمرا سے کہا کہ ایک خالی تھالی لے کر آؤ۔ وہ تھالی لے کر آئی تو بابا جی نے اس میں وہ پانی انڈیل دیا اور کچھ پڑھنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پانی کا رنگ بدلنے لگا۔ انہوں نے نمرا اور اسود کو آگے بڑھ کر خالی تھالی کو دیکھنے کا کہا۔ دونوں اس پر نظریں جمائے ہوئے بیٹھے تھے کہ اچانک پانی کے عکس پر شمشاد بیگم کا چہرہ نظر آنے لگا۔ شمشاد بیگم نمرا کی ساس اور اسود کی ماں تھیں۔ اسود یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ نمرا بیگم کے ہاتھ میں گول گول سرخ دائرے تھے جن سے خون ٹپک رہا تھا، اور شمشاد بیگم کا چہرہ ان دائروں میں بہت ہی بھیانک لگ رہا تھا۔ آگے کی کہانی نمرا اور اسود سمجھ گئے تھے، انہیں مزید کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا اور پھر ایک دوسرے کی طرف پرنم آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے اپنوں نے ہی انہیں ایک دوسرے سے جدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ بابا جی اپنا سامان اٹھا کر چلے گئے، جبکہ نمرا اور اسود ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے۔ آج سے ان کی زندگی کا نیا آغاز ہونے والا تھا۔ وہ دونوں ہی جانماز پر بیٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے۔ بابا جی کے دیے ہوئے تعویذ بھی استعمال کیے تو ان دونوں کا رشتہ پہلے سے بہتر ہو گیا۔ وہ ہنسی خوشی رہنے لگے، لیکن آج بھی جب نمرا کو اپنی ساس کی یہ حرکت یاد آتی ہے تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ انسان کو کبھی بھی کسی رشتے پر بھی بند آنکھوں سے یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔